Hello everyone and welcome back to my playlist of NeuroAnatomy. Today we have to do chapter number 16 from Snell, NeuroAnatomy, and the chapter is about ventricular system and CSF, Cerebrospinal fluid. So it's going to be an important chapter. अब देखें जो ventricular system है ये आपके brain के अंदर there are कैविटीज विद इन द ब्रेन. वर्ड वेंट्रिकल आपने पहले भी सुना हुआ है. हार्ट का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना, तो हार्ट में देयर आर वेंट्रिकल. सो वेंट्रिकल आर बेसिकली हॉलो चैम्बर्स. तो ये कैविटीज को हम वेंट्रिकल कहते हैं. इन द ब्रेन ऑल्सो देयर आर 4 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज. इन कैविटीज में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड. और कौन सा फ्लूइड है ये? द फ्लूइड इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. एंड दीज 4 कैविटीज आर लोकेटेड विद इन द ब्रेन. इनमें से 2 को कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल, एक कहलाता है थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेन में कितनी कैविटीज हैं, 4 कैविटीज हैं. 2 लिटरल वेंट्रिकल हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल. और अगर इसको हम डायग्राम में भी यहां लोकेट करें, सो दिस इज अ कोरोनल सेक्शन थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो यहां आपको ये ब्रेन दिख रहा है एंड दिस इज देन द स्पाइनल कॉर्ड. सो ट्राई टू फोकस हियर. ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है. सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में जो कैविटी दिख रही हैं, एक इधर राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, इन कैविटीज का नाम है लेटरल वेंट्रिकल्स. 2 लेटरल वेंट्रिकल हैं, एक लेटरल वेंट्रिकल राइट साइड पे, दूसरा लेटरल वेंट्रिकल लेफ्ट साइड पे. इन 2 लेटरल वेंट्रिकल के बाद और कौन सी कैविटी है? ये कैविटी, दिस वन. और ये इसके इस तरफ भी थैलेमस होगा, इसके इस तरफ भी थैलेमस होगा. 2 थैलेमस के बीच में है. दिस इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड इसलिए क्योंकि 1 और 2 तो ऊपर हो गया ना, तो अब ये थर्ड होगा. देन देयर इज अनदर कैविटी विच इज दिस वन. दिस इज कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल. सो देयर आर 4 कैविटीज विद इन द ब्रेन. और फिर ये अल्टीमेटली जो कैविटी का सिस्टम है ये स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है. सेंटर में यहाँ पे सेंट्रल कैनाल आती है. सो lateral ventricle in the cerebral hemispheres, then third ventricle and then fourth ventricle. तो ये 4 कैविटीज हैं जो आपको याद रखनी है. ठीक है. The 2 lateral ventricles communicate through the interventricular foramina with the third ventricle. अब ये पूरा कैविटी का सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होता है और ये कम्युनिकेशन जरूरी है, वरना जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बना है वो सर्कुलेट नहीं हो सकेगा. तो बात ये है कि ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, अब ये थर्ड वेंट्रिकल है. तो यहां जो फोरामेन मौजूद है, दिस फोरामेन इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, बिकॉज इस फोरामेन के थ्रू ये लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट करते हैं विद द थर्ड वेंट्रिकल. सो द intervening foramen between the lateral ventricle and the third ventricle is known as interventricular foramen of Monro. ठीक है. Now the third ventricle is also connected with the fourth ventricle and this is by cerebral aqueduct. So if you see here, this is the third ventricle, this is the fourth ventricle. तो बीच में ये जो connecting line है, this is known as cerebral aqueduct. समझ में आती है बात? The fourth ventricle in turn is continuous with the narrow central canal in the spinal cord. और फिर ये जो fourth ventricle है, it is continuous with the central canal of the spinal cord. तो ये पूरा arrangement lateral ventricle, उसके बाद third ventricle, then fourth वेंट्रिकल. और कहां से? लेटरल वेंट्रिकल से फ्लूइड जब गुजरेगा CSF, तो इट विल गो थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, एंटर इनटू द थर्ड वेंट्रिकल, देन इनटू द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, देन इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल एंड देन इनटू द सेंट्रल कैनाल. सो दैट्स व्हाट द अरेंजमेंट लुक्स लाइक. द सेंट्रल कैनाल इन द स्पाइनल कॉर्ड हैज अ स्मॉल डायलेटेशन एट द इंफीरियर एंड व्हिच इज रेफर्ड टू एज द टर्मिनल वेंट्रिकल. सो एट द एंड जहां पे सेंट्रल कैनाल खत्म हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रहा है, हियर इज द डायलेटेशन. और इसको भी हम वेंट्रिकली कहते हैं. दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेंट्रिकल, यानी यहां पे वेंट्रिकल सिस्टम खत्म, किस्सा खत्म. द वेंट्रिकल्स आर लाइंड, अब ये सुने, the ventricles are lined throughout with एपेंडिमा एंड फिल्ड विद CSF. तो जितनी भी ये वेंट्रिकुलर सिस्टम है, इसकी एक इंटरनल लाइनिंग है. इंटरनल लाइनिंग इज द एपेंडिमल सेल्स. ओके. और ये पूरा का पूरा भरा हुआ होता है. वेंट्रिकुलर सिस्टम खाली नहीं होता. जैसे हार्ट भरा हुआ होता है ब्लड से, बिल्कुल ऐसे वेंट्रिकुलर सिस्टम भरा हुआ होता है विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है. द वेंट्रिकल्स आर डेवलपमेंटली डिराइव्ड फ्रॉम द कैविटी ऑफ द न्यूरल ट्यूब. अगर आपको एम्ब्रियोलॉजी याद है, सो न्यूरल ट्यूब से बनता है. अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है डिस्कशन का, उसमें हर वेंट्रिकल पे कमेंट किया है और एक्चुअली काफी अननेसेसरी डिटेल में कमेंट किया हुआ है. सारी डिटेल्स आपके लिए याद रखना जरूरी नहीं है. वी नीड टू फोकस ऑन द मेजर स्ट्रक्चर्स, एग्जैक्ट रिलेशंस के रूफ की बाउंड्रीज क्या हैं, फ्लोर की बाउंड्रीज क्या हैं, इज परहैप्स नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट नो व्हाट इज द अरेंजमेंट कि लेटरल वेंट्रिकल किधर है, थर्ड वेंट्रिकल किधर है, फोर्थ वेंट्रिकल किधर है, अगर ये अरेंजमेंट नहीं पता, देन इट्स अ बिग नो. ये आपको आना
आना चाहिए, लाजमी है, एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन अगर आपको रूफ ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, फ्लोर ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल, ये नहीं याद, इट्स फाइन, ये इतना पूछते भी नहीं एग्जाम में, इस पे इतना फोकस भी नहीं होता। बहरहाल द लेटरल वेंट्रिकल्स, अब आपको पता है कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, राइट साइड उसमें एक कैविटी है और लेफ्ट साइड उसमें एक कैविटी है। सो देयर आर टू कैविटीज इन द फोर ब्रेन या सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये दो लेटरल वेंट्रिकल हैं, देयर टू इन नंबर, देयर टू लार्ज लेटरल वेंट्रिकल्स present in each cerebral hemisphere. The ventricle is roughly C-shaped cavity and may be divided into the body, which occupies the parietal lobe, ठीक हो गया, and from which the anterior, the posterior and inferior horns arise, and it communicates with the third ventricle through interventricular foramina. This is all important stuff, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये डायग्राम्स में बड़ा इजीली नजर भी आ रहा है। So for example, if you look here, different angles से इन्होंने डायग्राम्स दिखाई हैं। So for example, this is ये ब्रेन यहां से सेरेब्रल हेमिस्फीयर रिमूव कर दिया है, सो दैट्स द बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, यू सी द इंफीरियर हॉर्न, यू सी द पोस्टीरियर हॉर्न एंड यू सी द एंटीरियर हॉर्न, ऑल दिस इज लेटरल वेंट्रिकल, एंड दिस इज देन द फोर्थ वेंट्रिकल, सेरेब्रल एक्विडक्ट, और ये थर्ड वेंट्रिकल, एंड दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन यहां पे होगा। सो दिस फोरामेन, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल से फ्लूइड एंटर होगा इनटू द थर्ड वेंट्रिकल बाय द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मनरो, और थर्ड वेंट्रिकल से ये एंटर होगा via the cerebral aqueduct into the fourth ventricle and then into the canal. So that's a diagram which shows you different parts of the lateral ventricle. Again इस diagram में भी अगर आप देखें, lateral ventricle body, इसका anterior horn, inferior horn and posterior horn. तो it's easy to actually locate कि कौन सा part किधर है। इससे ज़्यादा details actually आपको याद रखने की ज़रूरत है भी नहीं। अब इन्होंने वैसे काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। The body of the lateral ventricle extends from the interventricular foramen posteriorly as far as the posterior end of the thalamus. So अब ये बाउंड्री की डिटेल्स हैं कि if you look at the बॉडी, तो ये पीछे कहाँ तक है, आगे कहाँ तक है। बहरहाल दैट इज समथिंग दैट आई डोंट रेकमेंड यू टू रिमेंबर, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल दिस डिस्कशन एज वेल, बिकॉज यहाँ इन्होंने बताया कि द बॉडी हैज़ अ रूफ, इट हैज़ अ फ्लोर एंड इट हैज़ अ मीडियल वॉल। अब हर एक की कॉम्पोजिशन बताइए कि द रूफ इज फॉर्म्ड बाय द अंडर सरफेस ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेटरल मार्जिन ऑफ द थैलेमस, एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ द थैलेमस इज ऑब्सक्योर्ड बाय द, दिस इज एक्सट्रीमली unnecessary detail I would say, okay? Yes, you can have an idea कि ये body है, तो body की जो roof है यहाँ पर क्या structure होता है, you have corpus callosum है ना, और इसके नीचे यहाँ पर क्या structure होगा, caudate nucleus, thalamus होगा ना यहाँ पर। so ये तो बिल्कुल easily समझ में आ रहा है, but इससे ज़्यादा detail it is obscured by not required. Now what else? The medial wall is formed by the septum pellucidum anteriorly and posteriorly the roof and the floor come together in the medial wall, again not required. अब anterior horn जो है of the lateral ventricle, it extends into the frontal lobe, और ये important चीज है कि जो anterior horn है it extends into the frontal lobe. अच्छा जी, the anterior horn has a roof, floor and a medial wall as well. The roof is formed by the undersurface of the corpus callosum. I don't recommend remembering this. The posterior horn of the lateral ventricle extends into the occipital lobe. This is something you can easily appreciate. So say for example, this is the anterior lobe, this is the frontal lobe, और उसमें ये anterior horn जा रहा है, यहाँ पे occipital lobe है जिसमें posterior horn जा रहा है lateral ventricle का, ठीक है। उसकी भी ये भी wall shells आपको बता देंगे कि there are a roof and a lateral wall. Again unnecessary details, you don't have to remember, don't have to worry about them, okay? इंफीरियर हॉर्न जो है वो कहाँ जाता है, इट गोज इनटू द टेम्पोरल लोब। सो अब आपको सारी बातें पता चल गई कि बॉडी कौन से लोब में है, एंटीरियर हॉर्न कौन से लोब में है। सो द बॉडी वाज is the major part, and then there are anterior, posterior and inferior. Body कौन से लोब में थी by the way? It was in the parietal lobe of the brain. Anterior horn जो निकलता है वो कहाँ जाता है? Into the frontal lobe. So that's the parietal lobe, that anterior is the frontal lobe, that inferior is the temporal lobe and posterior is the occipital lobe. So हर part of the basically cerebral hemisphere के अंदर कोई ना कोई cavity है और वो lateral ventricle के different parts हैं, ठीक है। ओके ये मैंने आपसे कह दिया, इसको छोड़ दें और कॉन्फिडेंस के साथ छोड़ दें। मैं आपको बता रहा हूं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। बट दैट हेडिंग इज इंपॉर्टेंट। देखें, मेरा काम एज अ टीचर सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको जो है ना ब्रेन की जो हार्ड डिस्क है उसकी अननेसेसरी ऑक्यूपेंसी आपकी मैं ज़ाया करूं, हार्ड डिस्क की स्पेस। मुझे ये बताना भी मेरा ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने डेफिनेटली याद रखनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ओके उसको आप यू कैन स्किप दोज एंड यू विल नॉट बी अफेक्टेड इन एनी एग्जाम।
किसी एग्जाम में आई हैव नॉट सीन पीपल आस्किंग कि एंटीरियर हॉर्न की रूफ बताइए. नोबडी आस्क्ड दिस, ओके, एंड इट डज नॉट हेल्प यू अनलेस यू आर डूइंग अ न्यूरोसर्जरी रेजिडेंसी. नाउ कॉर्वाइड प्लेक्सिस क्या है? Choroid plexus is basically responsible for production of cerebrospinal fluid. So the cerebrospinal fluid is actually produced by the choroid plexus. It projects into the ventricle on the medial aspect and is a vascular fringe composed of pia matter covered with ependymal lining of the ventricular cavity. We'll have a look at the diagram in a minute as well. The choroid plexus is in fact the irregular lateral edge of the tilia choroidea, which is a two-layer fold of pia matter situated between the fornix superiorly and upper surface of the thalamus. At the junction of the body of the lateral ventricle and the inferior horn, the choroid plexus is continued to the inferior horn and projects through the choroidal fissure, and it produces CSF. So let me show you where it is and how you need to remember the facts about choroidal plexus. So if you look at this diagram, that's a lateral ventricle, that's a lateral ventricle. This red bit right there, in both the ventricles, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, is the choroid plexus. तो choroid plexus जो है basically इसमें pyometer और blood vessels हैं, and ये जो पूरा plexus है, it will be responsible for the production of cerebrospinal fluid. Later on हम इसकी further anatomical और histological composition देखेंगे और समझेंगे कि choroid plexus कैसे बनता है. For now इतना याद रखें कि it extends into the ventricles, or it is lined with pia matter. It contains ependymal cells and the function is to produce CSF. ठीक है. अच्छा जी, तो ये लेटरल वेंट्रिकल की कहानी थी. अब बात करते हैं थर्ड वेंट्रिकल की. थर्ड वेंट्रिकल इज अ स्लिट लाइक क्लेफ्ट बिटवीन द टू थैलेमाई. इट इज प्रेजेंट लिटरली बिटवीन द टू थैलेमाई. सो एक थैलेमस इधर है, एक थैलेमस इधर है, बीच में दिस इज व्हाट इज द थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है. अच्छा जी, थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स एंटीरियरली विद द लेटरल वेंट्रिकल्स through the ये हमने पढ़ लिया, interventricular foramen, and it also communicates with the fourth ventricle with the cerebral aqueduct of Sylvius. The walls of the third ventricle are described on page number 363, which I am not going into the details of page number 363 right now. Choroid plexus, हर ventricle में देखेंगे plexus आपको जिक्र मिलेगा. The choroid plexus are formed by the tilia choroida, two folds of the pyometer, situated above the roof of the ventricle. Let's have a look at the diagram. So if you look at this diagram, for example, this is a sagittal section through the fourth ventricle. तो यहाँ fourth ventricle में भी आपको tilia choroida मिल रहा है. If you look at this diagram, for example, here this is the cavity of the third ventricle. Right at the roof of the cavity of the third ventricle, we have this tilia choroidea, और ये है choroid plexus. So choroid plexus यहाँ CSF बनेगा, वो एंटर होगा थर्ड वेंट्रिकल में. ओके, बिल्कुल वैसे ही जैसे वी सॉ choroid plexus इन द लेटरल वेंट्रिकल एज वेल. इस डायग्राम में ये रहा ना, ये लाल वाला, इसी तरह फोर्थ वेंट्रिकल में भी है, थर्ड वेंट्रिकल में भी होता है. सो थर्ड वेंट्रिकल का अपना choroid plexus सिस्टम है टू प्रोड्यूस CSF. इसी तरह थर्ड वेंट्रिकल में भी है, और लेटरल वेंट्रिकल्स में भी था, और फोर्थ वेंट्रिकल में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. द वैस्कुलर tilia choroida is nothing but the folds of pia matter. Project downward on each side of the midline. Two vascular ridges or fringes that hang from the roof of the third ventricle form the choroid plexus, and the function is to produce CSF. The blood supply of the tilia choroidea, and therefore also the choroid plexus of the third and the lateral ventricle, is derived from the choroidal branches of the internal carotid and the basilar artery. Important point. Okay, the venous blood drains into the intercerebral veins, which ultimately goes to the great cerebral vein. And the great cerebral vein joins the inferior sagittal sinus. Sinuses वाली मेरी वीडियो देखो, ये बात समझ में आएगी. Cerebral aqueduct क्या चीज है? It's a small duct, it's a narrow channel, 3/4 of an inch, about 1.8 centimeters long, which connects the third ventricle with the fourth ventricle. That's it. It is lined with ependyma. It is surrounded by a layer of gray matter called the central gray. The direction of the CSF flow is from the third ventricle to the fourth ventricle. Okay. The cerebral aqueduct does not have a choroid plexus, because cerebral aqueduct is not a ventricle. It's just a passage. It's just a passage. Okay. अब बात करते हैं fourth ventricle की. The fourth ventricle is a tent-shaped cavity filled with CSF. It is situated anterior to the cerebellum and posterior to the pons, and superior half of the
medulla oblongata. So if you look at the figures, for example this figure, you see here this tent shaped structure, this is the fourth ventricle, cavity of the fourth ventricle. एक तरफ आपको पीछे cerebellum दिख रहा है, आगे इसके pons दिख रहा है, ऊपर इसके यहाँ से cerebral aqueduct होगी, नीचे ये कनेक्ट हो जाएगा central canal के साथ. आसान है यार ये सारी चीजें. It is lined with ependyma and continuous above with the cerebral aqueduct and below with the central canal. The fourth ventricle possesses lateral boundaries, a roof and a floor. Again यार ये नहीं याद रखना, roof, floor ना, मैं नहीं आपको इस टेंशन में डाल रहा, मैं आपकी ब्रेन की डिस्क स्पेस सेफ करना चाहता हूं. So just forget about these things, okay? The next important topic that I have to discuss with you is the choroid plexus of the fourth ventricle. The choroid plexus is a T-shaped ventricle part. The T is double, bullshit, not required. It is suspended from the inferior half of the roof of the ventricle and is formed by the highly vascular tila choroida. हर जगह pyometer in choroid plexus की basis है. The tila choroida is a two-layer fold of pyometer that projects through the roof of the ventricle and is covered by the ependyma. The blood supply to the plexus is via the posterior, inferior, cerebellar artery. The function of the choroid plexus is CSF product. All important information. Now the central canal. Central canal opens superiorly into the fourth ventricle. Inferiorly it goes within the spinal cord. It extends through the inferior half of the medulla oblongata, entire length of spinal cord, and it terminates in the terminal ventricle. Okay, ये हम सब बात जानते हैं. The central canal is surrounded by gray matter, the gray commissure. The central canal does not have a choroid plexus because it is too narrow to have a choroid plexus. So अब तक की सारी स्टोरी क्या थी? देखें, बात ये है कि we are discussing ventricles. Ventricles are nothing but cavities within the brain. अब ये cavities चार तरह की हैं. There are, I mean, I love this diagram. For example, where is it? The first one, this one. There are lateral ventricles. There is third ventricle. There is fourth ventricle. Lateral ventricle से third ventricle में जो connection है, that is interventricular foramen of Monro. Third ventricle से fourth ventricle में जो connection है, that is cerebral aqueduct of Sylvius. Fourth ventricle connected है central canal के साथ, which goes up till the end where there is a dilatation called terminal ventricle. अब lateral ventricle में choroid plexus है, third ventricle में choroid plexus है, cerebral aqueduct में नहीं है, fourth ventricle में है, central canal में नहीं है. So ये आपको पता होना चाहिए choroid plexus किधर किधर है, और ये नाम हर जगह आपको मिला, tila choroida, which is the two double fold of pyometer. So आपको ये ventricles के नाम पता होने चाहिए, किस किस में choroid plexus है वो पता होना चाहिए. Boundaries का एक general idea हो तो बेहतर है, बहुत ज्यादा डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है. अब ये जो सारा ventricular system है, इसका पर्पस क्या है? ये क्या बनाता है? It produces cerebrospinal fluid. मैं कोई नई चीज लाने लगा था, cerebrospinal fluid. So now let us start discussing the cerebrospinal fluid. लेकिन उससे पहले एक heading जो already आपको पता भी है कि what is a subarachnoid space, ये बता देता हूँ, फिर cerebrospinal fluid बताता हूँ. So subarachnoid, आपको पता है ना, ब्रेन की तीन कवरिंग्स हैं. The outermost covering is known as the dura mater. So if you look at the section here, the outermost covering is the dura mater. उसके नीचे जो next covering है, that is the arachnoid matter, और फिर अंदर जो बिल्कुल ब्रेन cerebral cortex के साथ चिपकी हुई है, that is the pyometer. Arachnoid matter और pyometer के बीच में जो स्पेस है, all this space is known as subarachnoid space. So the subarachnoid space is interval between the arachnoid matter and pyometer, and therefore is present where these meninges envelop the brain and spinal cord. The space is filled with CSF and contains large blood vessels of the brain. आपको इस डायग्राम में नजर ही आ रहा है, जो large blood vessel, और ये पूरा CSF से भरा हुआ होता है. This is all filled with the CSF. Now this space is traversed by a network of fine trabeculae of connective tissue. The subarachnoid space completely surrounds the brain and extends along the olfactory nerve as well. The subarachnoid space also extends along the blood vessels which are exiting the central nervous system. In certain situations around the base of the brain, the arachnoid does not closely follow the surface of the brain. In such cases, the subarachnoid space expands to form the subarachnoid cisterns. ये हमने तब डिस्कस किया था जब हम meninges की बात कर रहे थे. This is not the topic right now. Inferiorly, the subarachnoid space extends beyond the lower end of the spinal cord and invests the cauda equina. Chapter 1 देखो यार इसके लिए. The subarachnoid space extends below the level of the interval between the second and third sacral vertebrae
वर्टिब्री, यहाँ पे सब एरेक्नॉइड स्पेस खत्म होता है. इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर लंबार पंक्चर. द सब एरेक्नॉइड स्पेस सराउंड द cranial as well as the spinal nerves and follows them to the point where they leave the skull, और फिर ये मर्ज हो जाता है उनकी पेरिन्यूरियम के साथ. ओके, सो सब एरेक्नॉइड स्पेस समझ में आ गया यार. कहाँ होती है? बिटवीन दी एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर. इसमें बड़ी बड़ी ब्लड वेसल हैं और CSF से भरी हुई है ये. ठीक है, अब असल कहानी. व्हाट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? जैसा कि नाम से जाहिर है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो सेरिब्रो यानी ब्रेन के साथ और स्पाइनल के साथ कनेक्टेड है, और इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से है. मैं आपको दोबारा लेके चलता हूं डायग्राम नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर पे, बिकॉज वहां ये कॉन्सेप्ट मुझे आपसे डिस्कस करना है कि किस तरह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है डीप इनसाइड द ब्रेन और फिर वो सर्कुलेट करता है ऑल ओवर द ब्रेन. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देखो, अब मुझे आप एक बात भी बताओ, ये ब्रेन सब्सटेंस है ना, दिस इज ब्रेन 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 ब्रेन, और ये फिर स्पाइनल कॉर्ड. मुझे ये बताएं कि वेयर आर द वेंट्रिकल्स? दे आर डीप इनसाइड द ब्रेन सब्सटेंस. And where is the subarachnoid space, by the way? The subarachnoid space is there. This is the subarachnoid space. और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि subarachnoid space में cerebrospinal fluid है, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि जो cerebrospinal fluid है वो बनता यहां है. So ventricle is the place जहां cerebrospinal fluid बनता है. तो अब जाहिर है कोई सिस्टम ऐसा होगा जिसके जरिए जो cerebrospinal fluid बना है वो वेंट्रिकल से निकल के एंटर होगा इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस. सब एरेक्नॉइड स्पेस में एंटर होगा और फिर पूरे ब्रेन के इर्द गिर्द इस तरह इसको कवर कर लेगा ताकि ब्रेन को एक बायोन्सी इफेक्ट मिले, उसको एक प्रोटेक्शन मिले. लेकिन ये बाहर आने के लिए, बाहर का मतलब क्या है? बाहर आने का मतलब ये है इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस. सब एरेक्नॉइड स्पेस में CSF आएगा फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ब्रेन. बना कहां था ये? वेंट्रिकल्स में बना था ना, तो वेंट्रिकल में बनेगा और फिर एंटर होगा इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस. तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि जो सब एरेक्नॉइड स्पेस में CSF आया है वो आया कहां से भाई? बाहर से नहीं आया, वो ब्रेन के अंदर से निकल के आया है. ठीक है, तो विद दिस कॉन्सेप्ट लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग नाउ कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कॉम्पोजिशन क्या है, कितना बनता है रोजाना, और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, सर्कुलेट किस तरह करता है. वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. ओके, द CSF इज फाउंड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. इट इज फॉर्म्ड देयर डीप इनसाइड द ब्रेन. इट इज फॉर्म्ड एंड इन द सब एरेक्नॉइड. तो दो जगह हैं आपके नर्वस सिस्टम में जहां CSF मिलता है, एक डीप इनसाइड द ब्रेन और दूसरा आउटसाइड द ब्रेन. आउटसाइड द ब्रेन जो स्पेस है उसका नाम है सब एरेक्नॉइड स्पेस, और डीप इनसाइड द ब्रेन जो जगह है उसका नाम है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. ठीक है, और इसका टोटल वॉल्यूम होता है रफली 150 मिलीलीटर्स. इट इज अ क्लियर colorless fluid possesses in solution inorganic salt similar to those of the blood plasma. The glucose content is half that of the blood with only traces of protein. Only a few cells are present and these are lymphocytes. और ये सब बातें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको नॉर्मल कंटेंट्स पता होंगे तभी आप कमेंट कर सकते हैं कि एबनॉर्मल सिचुएशन में, यानी अगर मेनिंजाइटिस है तो CSF में सेल काउंट बढ़ जाता है, ग्लूकोज का क्या होता है वगैरह वगैरह. द नॉर्मल lymphocyte count is only 0 to 3 cells per cubic millimeter. CSF pressure is about 60 to 150 millimeters of water. This pressure may be raised by straining, cuffing या pathological conditions such as meningitis. तो CSF की ये तो आपको जन्म कुंडली नजर आ गई, और वो यहाँ इस टेबल में भी डिटेल में बयान की हुई है कि अपीयरेंस कैसा होता है, क्लियर कलरलेस. वॉल्यूम कितना होता है 150. रेट ऑफ प्रोडक्शन 0.5 ml पर मिनट. हर मिनट आप 0.5 ml CSF प्रोड्यूस करते हैं इन द वेंट्रिकल्स ऑफ योर ब्रेन. प्रेशर कितना होता है 60 to 150 मिलीमीटर्स ऑफ वाटर. कॉम्पोजिशन में प्रोटीन इतना, ग्लूकोज इतना एंड क्लोराइड इतना. लिम्फोसाइट्स वेरी वेरी फ्यू. फंक्शन क्या है CSF का जनाब? CSF which bathes the external and internal surfaces of the brain and the spinal cord. यार एक्चुअली I'll take a pause here, और मुझे ये सेंटेंस बड़ा प्यारा लगता है, so I'll explain it ताकि आपको बिल्कुल पता हो. What is the sentence? दोबारा देखें. CSF bathes the internal surface as well as the external surface of the brain. What does that mean?
कौन सा ऐसा और बॉडी में पोजीशन है जहां एक ही लिक्विड इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सरफेसेस को कवर करता है? आई मीन लुक एट दिस डायग्राम वन मोर टाइम। ऑल्दो मैंने इस पे भी कुछ टाइम लगाया था, डिटेल में एक्सप्लेन की, बट ये जुमला इतना प्यारा है कि मुझे इसको दोबारा एक दफा एक्सप्लेन करना जरूरी है। नाउ टेल मी वेयर इज द इंटरनल सरफेस ऑफ द ब्रेन? दिस इज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्रेन। इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्रेन। वेयर इज द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ब्रेन? दिस इज द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ब्रेन। अब CSF किधर है? इंटरनल सरफेस ऑफ द ब्रेन को कवर कर रहा है या एक्सटर्नल को कवर कर रहा है? एक्चुअली दोनों को कर रहा है। इंटरनल इसलिए क्योंकि यहां वेंट्रिकल्स में तो CSF बनता है, तो इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ब्रेन इज लाइंड बाय, इज कवर्ड बाय CSF। और एक्सटर्नल सरफेस कैसे कवर्ड है? क्योंकि यहां सब एरेक्नॉइड स्पेस है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी CSF है। यही तो सारा फंडा है कि जो CSF है वो बनता है वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल से निकल के एंटर होता है इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस। Okay, so what a beautiful statement कि CSF covers both the internal as well as external surface of the brain. Okay, मुझे इतना ऊपर नीचे होना पड़ रहा है जस्ट इसे एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। एनीवेज, इट्स वर्थ डूइंग इट बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द ब्रेन इज ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द CSF. CSF प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल बायोन्सी इफेक्ट, यानी आपका जो ब्रेन है वो तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है CSF में, ताकि अगर कोई सडन मूवमेंट्स हो बॉडी की तो वो बोन्स पर जाकर हिट ना करे, तो फ्रिक्शन ना हो, कोई डैमेज ना हो। सो बेसिकली CSF का काम है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना बिकॉज इट इज सराउंडिंग द ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल, इफ द ब्रेन वॉल्यूम और द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, CSF वॉल्यूम डिक्रीजेस, so it's kind of maintains the homeostasis. Because CSF is an ideal physiological substrate, it probably plays an active part in nourishment of the nervous tissue as well. It almost certainly assist in the removal of some metabolic waste products and then get them entered into the circulatory system. ये बनता कहाँ है CSF बनता है, अब तक मैं आपको इस चैप्टर में कई दफा बता चुका हूँ, it is produced in the choroid plexus, in the lateral ventricle, third ventricle and fourth ventricle. So it is produced within the ventricles. ठीक है? अच्छा जी, the choroid plexus have a much folded surface and each fold consists of a core of the vascular connective tissue covered with a cuboidal epithelium of ependyma. यानी अगर आप choroid plexus को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए देखें, so this is what you see. यानी if this for example is a cerebral hemisphere, this is another cerebral hemisphere, तो यहाँ पे ये lateral ventricle होगा, यहाँ पे भी ये lateral ventricle होगा. Lateral ventricle में there is the choroid plexus. इस choroid plexus को मैं बड़ा करके यहाँ पे देख रहा हूँ. So at the center I see blood vessel. उस blood vessel के फौरन बाहर there is an endothelial lining. उसके फौरन बाहर there is a basement membrane, and then there are these cells which are known as ependymal cells. They also have microvilli. तो CSF enter होता है from all this structure into directly the ventricle. So ये basically जो है ये ventricle होगा. This is the ventricular surface. Okay, that is all the cavity of the ventricle. तो CSF यहाँ बनेगा और इस तरह ventricle में enter हो जाएगा. So this is how the CSF is actually produced. Okay. Now, active transport also explains why concentration of potassium, calcium, magnesium bicarbonate are lower. Well, ये भी हम discuss नहीं कर रहे हैं. The CSF is produced continuously at the rate of 0.5 ml per minute with a total volume of about 150 ml और turnover time around 5 hours का है. ये नंबर्स याद रखने हैं, बहुत पूछते हैं. Now, importantly, CSF production is not pressure regulated. Blood pressure जैसे कंट्रोल किया जाता है, CSF pressure ऐसे कंट्रोल नहीं होता. It is just produced and reabsorbed, that sort of thing. अच्छा जी, अब सर्कुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. सर्कुलेशन में एक पॉइंट अहम ये है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया कि जो CSF है वो बनता है इनसाइड द वेंट्रिकल और फिर निकल के आता है ओवर द सरफेस ऑफ द ब्रेन. सो वेंट्रिकल से निकल के सब एरेक्नॉइड स्पेस तक ये आता है. ठीक है, तो ये आपको सर्कुलेशन पूरा सिस्टम पता होना चाहिए कि द फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड इन द choroid plexus. यानी अगर इसका मैं पूरा सर्कुलेशन पाथवे आपको बताऊं, सो फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल इट गोज टू द थर्ड वेंट्रिकल, फ्रॉम द थर्ड वेंट्रिकल इट गोज टू द फोर्थ वेंट्रिकल, और ये बीच में आपको सब पता है कि लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. बिल्कुल इसी तरह थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में है सेरेब्रल एक्वेडक्ट. अब ये जो सर्कुलेशन है इट इज ऑल्सो एडेड बाय, एक तो ग्रेविटी का इफेक्ट है सर्कुलेशन होने में, दूसरा इट इज एडेड बाय द आर्टीरियल पल्सेशंस of the choroid plexus by the cilia as well. यहाँ पे cilia भी है ना, इसमें भी डायग्राम में दिखाया था आपको. तो ये cilia भी पुश करता है cerebrospinal fluid को. Okay?
अच्छा, फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंच गया। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद क्या होता है, अब यहां से CSF passes slowly through a median aperture and a lateral foramina. And this is very very important because in aperture foramina, इस foramina के through the CSF enters actually into the subarachnoid space, और फिर ये मूव करता है अलॉन्ग द सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टम, पोंटाइन सिस्टम, तो पूरे ब्रेन को कवर कर लेता है। सो अगर ये वेंट्रिकल है और लेटरल वेंट्रिकल, ये लेटरल वेंट्रिकल, तो ये एंटर यहां से होगा इनटू द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के बाद फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में फिर यहाँ पे लेटरल फोरामेन होंगे, तो CSF इसमें से निकल के और फिर सर्कुलेट करना शुरू कर देगा पूरे ब्रेन के इर्द गिर्द। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। प्रोड्यूस यहां हो रहा है और प्रोड्यूस होने के बाद सर्कुलेट कर रहा है अराउंड द ब्रेन। Okay, so that is extremely important concept. It then moves superiorly over the lateral aspect. This is all done now. CSF not only bathes the ependymal surface. Ependymal surface matlab internal surface of the brain, and the pial surface. Now the pial surface is the external surface of the brain. It also penetrates the nervous tissue along with the blood vessels. So basically जो CSF है ये पूरे ब्रेन को अच्छे तरीके से कवर करके रखता है। अब एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? प्रोडक्शन तो हो गई जनाब, ये प्रोड्यूस हुआ इन दी कोरॉइड प्लेक्सस, वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल से इसने सर्कुलेट होकर के सब एरेक्नॉइड स्पेस में घूमना फिरना शुरू कर दिया अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसकी रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? इसके रीएब्जॉर्प्शन का जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नोन एज एरेक्नॉइड विलाई दैट प्रोजेक्ट इनटू द ड्यूरल वेनस साइनसेस, स्पेशली द सुपीरियर सैजिटल साइनस। द एरेक्नॉइड विलाई टेंड टू बी ग्रुप टू फॉर्म द एलिवेशंस व्हिच आर कॉल्ड एरेक्नॉइड ग्रे। सो कोरॉइड प्लेक्सिस में ये प्रोड्यूस होता है और एरेक्नॉइड विलाई में ये रीएब्जॉर्ब होता है। CSF reabsorption into the venous sinuses occur when the CSF pressure exceeds the venous pressure in the sinus. Electron microscopy studies of the arachnoid villi indicate that fine tubules lined with endothelium permit a direct flow of fluid from the subarachnoid space into the lumen of the venous sinus. अभी मैं आपको डायग्राम में समझाता भी हूँ। Should the venous pressure rise? Well, ये मैं इस वक्त इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रेशर का क्लिनिकल स्टफ पढ़ेंगे ऑफ द CSF pressure and volumes. Some CSF probably is absorbed directly into the veins, not important stuff because CSF production from the choroid plexus is constant. The rate of CSF absorption through the arachnoid villi is also important because अगर ये मैच नहीं करेंगे आपस में तो CSF प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। सो लुक एट दिस डायग्राम। ट्राई टू ओरिएंट योरसेल्फ कि हम देख क्या रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एज, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस है, तो इसके अंदर ये सारा क्या भरा हुआ है? CSF। अब ये जो CSF है ये देखें किस तरह से एंटर हो रहा है, पॉकेट्स बना रहा है इनटू द वेनस साइनस। ये वेनस साइनस है, तो ये जो CSF है यहां से निकल के इस वेनस साइनस में आता है, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। सो CSF बनता जा रहा है इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से एंटर होता जा रहा है इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस और यहां से ये निकलता जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स द कंप्लीट साइकिल ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये जो हेडिंग है सब एरेक्नॉइड स्पेस की एक्सटेंशन, वेल दैट्स अ कॉमन सेंस टाइप ऑफ थिंग कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां तक सब एरेक्नॉइड स्पेस जाती है बिकॉज मेनिंजीज जाती हैं वहां तक। सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द आई बॉल डायग्राम, ऑप्टिक नर्व तक पायामेटर भी आ रही है, एरेक्नॉइड भी आ रही है, ड्यूरा भी आ रही है, तो यहाँ पे एरेक्नॉइड और ड्यूरा के बीच में सब ड्यूरल स्पेस होगी, एरेक्नॉइड और पाया के बीच में देयर विल बी सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो बिकॉज देयर विल बी सब एरेक्नॉइड स्पेस यहाँ पे CSF होगा। सो ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द CSF आएगा बिकॉज देयर इज एक्सटेंशन ऑफ द सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, सो रेटिना तक अक्रॉस द आई बॉल ये बात हमने कर ली। स्मॉल एक्सटेंशंस ऑफ द सब एरेक्नॉइड स्पेस आर आल्सो ऑब्जर्व जब क्रेनियल नर्व्स एग्जिट कर रही होती हैं, स्पाइनल नर्व्स एग्जिट कर रही होती हैं फ्रॉम द CNS। ठीक है, द सब एरेक्नॉइड स्पेस आल्सो एक्सटेंड अराउंड द आर्टरीज एंड वेन्स और अल्टीमेटली उनके एक्सटर्नल कनेक्टिव टिश्यू के साथ ब्लेंड कर जाता है। सो दैट इज इजी। मेजर कॉन्सेप्ट यार ये बड़ा जरूरी है, बनता वेंट्रिकल में, एंटर होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में और एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशन से एंटर हो जाता है into the venous sinuses। अब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का जो मुझे डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट सम बैरियर्स। तो पहले हम बात करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर की, फिर एक बैरियर और है जो हमें डिस्कस करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड ब्रेन एंड हाउ डज दैट वर्क, इसका स्ट्रक्चर क्या है। बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की। देखिए अब बात यह है कि CNS रिक्वायर्स अ वेरी स्टेबल एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू फंक्शन नॉर्मली बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई प्रोफाइल एरिया। जैसे कोई हाई प्रोफाइल बिल्डिंग होती है, वहां जाने के लिए कितने जबरदस्त सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, सब चीजें, ताकि कोई भी मुंह उठा के ना वहां चला जाए। बिल्कुल इसी तरह CNS इज अ वेरी हाई प्रोफाइल एरिया। दिस
नीड्स अ वेरी कांस्टेंट एंड स्टेबल इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंट मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके ब्लड में जो कुछ है ऐसा ना हो कि वो निकल के सीधे का सीधा चला जाए ब्रेन के अंदर, तो इस पे चेक रखा जाता है, इसीलिए देयर इज़ अ ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये एक्सपेरिमेंट किए थे काफ़ी सालों पहले, सदियों पहले बल्कि, पॉल एहरलिच ने, एंड व्हाट ही डिड वाज इंट्रावैस्कुलर इंजेक्शन था विद सम डाइज, ज़ाहिर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में सच एज ट्रैपिन ब्लू। तो उन्होंने वेन के अंदर क्या कर दिया, ट्रैपिन ब्लू डाल दिया और फिर डिफरेंट एनिमल को सैक्रिफाइस करके उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टेन करके देखा, तो सारे ज़्यादातर बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ तक वो ब्लू कलर फॉर एग्जाम्पल पहुँच रहा था, लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुँचा था। तो इन्होंने ये सोचा कि ऑब्वियसली यार कोई ऐसा सिस्टम है कि ब्लड में जो चीज़ है वो ब्रेन तक नहीं पहुँच रही, बाकी सारी जगहों तक पहुँच रही है, तो ब्रेन जो है वो काइंड ऑफ किसी तरह से इंसुलेट हुआ है और प्रोटेक्ट हुआ है। बाद में रिसर्चर्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट स्टेन्ड आफ्टर द इंट्रावेनस इंजेक्शंस ऑफ ट्रैपिन ब्लू, द फॉलोइंग एरियाज डू बिकम स्टेन्ड, यानी ये वो जगह है जहां पे सिक्योरिटी चेक इतना स्ट्रांग नहीं है, और वो जगह कौन सी हैं, पाइनियल ग्लैंड, posterior lobe of pituitary, tuber cinereum, the wall of the optic rhesus, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर काफी वीक होता है, इसीलिए ब्लड से चीजें निकल के इन जगहों पे चली जाती हैं। अदरवाइज बाकी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में देयर इज अ स्ट्रांग ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर की जो परमिएबिलिटी है, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी मुश्किल से वो एंटर होगा नर्वस सिस्टम में। अच्छा, लिपिड सॉल्युबिलिटी एक दूसरा फैक्टर है, जैसे गैसेस है, ये गैसेस इजीली निकल के ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। नाउ कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर वेट्स अबव 60,000 एंड हायर रिमेन विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नेवर एंटर्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ अब ये है क्या, हम बार बार बात तो कर रहे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, व्हाट इज द exact composition? So इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेजेस अभी हम देखते भी हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि what is the composition. Now this is blood, obviously this is in the capillary, so the composition of the blood brain barrier is like this. Number one, there is endothelial cells in the wall of the capillary. So this is the capillary. फर्स्ट थिंग जो इस कैपिलरी ब्लड के बाहर है वो ये है एंडोथेलियल सेल्स। सो एंडोथेलियल सेल्स आर द फर्स्ट थिंग, पहली लेयर एंडोथेलियल सेल्स की है। उसके बाद सेकंड लेयर है a basement membrane outside the endothelial cell. So that yellow thing is a basement membrane. So endothelial cells, then the basement membrane, और तीसरी चीज है फूड प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। तो ये तीन चीजें, ये फूड प्रोसेसेस हैं। तो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को मैं सर्कल कर दूं तो ये बन गया ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी उसमें एंडोथेलियल लाइनिंग है, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है और फूड प्रोसेसेस हैं ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स। Now the use of the electron dense markers such as lanthanum and horseradish peroxidase has shown that these substances do not penetrate between the endothelial cells of the capillaries because the presence of tight junctions that form the belts around the cells. When the dense markers are introduced into the extracellular spaces of the neutrophil, they pass between the perivascular foot processes of the astrocyte as far as the endothelial lining of the capillary. Therefore, ये evidence है that tight junctions between the endothelial cells of the blood capillaries are responsible for the blood-brain barrier. बात ये कर रहे हैं कि अगर बाहर से कोई डाई डाल दें तो वो यहाँ एंडोथीलियम तक पहुंच जाती है, अंदर कोई चीज डालें तो वो इसको क्रॉस नहीं करती, विच मीन्स कि एंडोथीलियल सेल्स के बीच में ये जो टाइट जंक्शंस हैं, ये जो एरो बना हुआ है, दीज टाइट जंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड के अंदर जो भी चीज है वो ऐसे निकल के मजे से नहीं चली जाएगी, बिकॉज ये तीन चीजें यहाँ उसको रोक रही हैं और ये तीनों मिलकर बनाती हैं क्या, blood brain barrier. The endothelial cells of the blood capillaries in the endoneurium have tight junctions, thus there is a blood nerve barrier basically. In molecular terms, the blood brain barrier is thus a continuous lipid bilayer. ये बात हम सारी कर चुके हैं यार. Although a blood brain barrier exists in the newborn, but it is not as mature as that of an adult. इसीलिए बहुत सारे molecules, connectors for example is very common in newborn, यानी जॉन्डिस अगर होता है तो बिलिरुबिन निकल के एंटर हो जाता है into the brain. एडल्ट्स में ऐसा नहीं होगा, लेकिन चूंकि बच्चों में the blood brain barrier is not very well developed, therefore it can easily cross the blood brain barrier. Blood brain barrier is not identical in all the CNS regions. इसीलिए कुछ parts of the nervous system वो हैं जहां पे चीजें पहुंच जाती हैं, such as the pineal gland, such as the posterior lobe of the pituitary, such as the tuber cinereum. ये वो जगहें हैं जहां blood brain barrier इतना efficient नहीं है. Okay, the area
posterior of the floor of the fourth ventricle, and the hypothalamus may serve as the sites which neuronal receptors may sample the chemical content. अच्छा, ये एक important concept है यार. ये जो देखो हम बात कर रहे हैं ना कि ब्लड ब्रेन बैरियर हर जगह एक जैसा नहीं है, ये एक्चुअली फिजियोलॉजिकली हमारे लिए ज़रूरी भी है. बिकॉज अगर हर जगह ब्लड ब्रेन बैरियर एक जैसा होता तो हर ही जगह कोई भी चीज़ ट्रांसमिट होके नहीं पहुंच रही होती. हमें ऐसा नहीं करना. हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, सच एज हाइपोथैलेमस के कुछ पार्ट्स हैं, पाइनियल बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं. ये वो पार्ट्स हैं जिनको एक्चुअली ब्लड को सैंपल करना है, यानी ब्लड में क्या चीज़ें उनको सेंस करना है, उनको फील करना है. और उनको फील करने का तरीकेकार क्या है? उनको फील करने का तरीकेकार ये है कि यहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर न हो, क्योंकि अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग ब्लड ब्रेन बैरियर होगा तो वो चीज़ें यहाँ से पास हो ही नहीं सकती. देयरफॉर नेचर ने बाज़ जगहों पे ब्लड ब्रेन बैरियर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखा ताकि ब्लड की केमिस्ट्री को एक्चुअली एक मीटर की तरह रीड किया जा सके. द हाइपोथैलेमस विच इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी माइट ब्रिंग अबाउट द एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस ऑफ द एक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर उतना इफेक्टिव नहीं है. ओके, Now, if the blood-brain barrier concept is clear, which is this diagram composed of three things: endothelium, the basement membrane, and the food process. Now, I have to throw another concept, which is the concept of blood cerebrospinal fluid barrier. देखो अब इस बात को और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो. अभी तक हम बात कर रहे थे ब्लड ब्रेन बैरियर की. तो अगर ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और यहाँ कोई ब्लड कैपिलरी है तो इस ब्लड से कोई चीज निकल के ब्रेन सब्सटेंस में नहीं आ रही. सो देयरफॉर दिस वाज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर. लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि ब्रेन के अंदर एक वेंट्रिकल है, उस वेंट्रिकल के अंदर एक ब्लड सप्लाई है. इस ब्लड सप्लाई और यहां पर क्या है, दिस इज द सरफेस व्हिच इज फिल्ड विद CSF, क्योंकि ये वेंट्रिकल है ना, सो दिस इज फिल्ड विद CSF. अब ये जो ब्लड वेसल है इसका नाम क्या था? इफ यू रिमेंबर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कोरोइड प्लेक्सेस. तो कोरोइड प्लेक्सेस में जो ब्लड वेसल है और CSF, इनके बीच में जो बैरियर है, दिस इज कॉल्ड ब्लड CSF barrier. So this is called blood brain barrier and this is called blood CSF barrier. Okay, so that is the concept associated with the blood CSF barrier. Now water, gases, lipid soluble substances pass freely from the blood to the CSF. Macromolecules such as proteins and most hexoses other than glucose are unable to cross the blood CSF barrier. और इसका structure क्या है? It is composed of number one, the endothelial cells, and now these endothelial cells are the endothelial cells of the capillaries of the choroid plexus. So if you have to study what we are talking about, let me find a relevant diagram for you. So this, for example, is the relevant diagram where we are looking at the endothelial cells. और ये जो endothelial cells हैं इनके फौरन बाहर what you see is the basement membrane. So these are the endothelial cells. Outside the endothelial cells there are continuous basement membrane, and then there are scattered pale cells with flattened processes. You see the pale cells here, and then there is another basement membrane which is for these choroidal epithelial cells. So that's the basement membrane now, followed by the choroidal epithelial cells, and they have the microvilli. So ये जो पूरा बैरियर बन रहा है, इस बैरियर के इस तरफ क्या चीज है? इस बैरियर के इस तरफ CSF है, बिकॉज यहाँ वेंट्रिकल है. इस बैरियर के इस तरफ क्या चीज है? यहाँ पे ब्लड मौजूद है. So here we have the blood. So this is why it is called blood CSF barrier. Okay, so जिस तरह blood brain barrier था between the blood and the brain, this is between the blood and the CSF. Okay, अच्छा, इसी तरह this is the last concept of this chapter, which is called the CSF and brain interface. Actually इनके बीच में कोई ऐसा barrier है ही नहीं. And what we are talking about is, again let me rub this diagram and redraw the diagram again for your concept. So suppose this is the brain and this is the ventricle here, lateral ventricle say for example. अब lateral ventricle के अंदर क्या चीज़ है? There is CSF. तो इस CSF में जो भी substance आएगा वो brain तक जा रहा है कि नहीं जा रहा? और actually वो चला जाता है brain तक, बिकॉज CSF और ब्रेन कंपोनेंट के बीच में एज सच कोई बैरियर नहीं है. सो तीन बैरियर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं. सो दिस इज अगेन द ब्रेन, और ब्रेन की सरफेस पे जो कैपिलरी है यहां से कोई मॉलिक्यूल ब्रेन तक आएगा नहीं आएगा. इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस बैरियर व्हिच इज कॉल्ड द ब्लड
ब्रेन बैरियर, ठीक है। फिर है लेटरल वेंट्रिकल या बाकी दूसरे वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल में कोरोइड प्लेक्सिस है और यहाँ वेंट्रिकल में मौजूद है CSF। तो कोरोइड प्लेक्सिस से कोई चीज निकल के CSF तक आएगी नहीं आएगी, इसके लिए यहाँ जो बैरियर है दिस इज कॉल्ड ब्लड CSF बैरियर, ठीक है। और फिर जब CSF में एक दफा कोई चीज आ गई वो ब्रेन सबस्टेंस तक जाएगी या नहीं जाएगी, एक्चुअली चली जाएगी क्योंकि यहाँ कोई बैरियर नहीं है। सो ब्लड ब्रेन बैरियर इज स्ट्रॉन्ग, ऑल्दो कुछ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में ये बहुत ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। देन ब्लड CSF बैरियर का कॉन्सेप्ट, एंड देन नंबर 3 इज द CSF एंड ब्रेन बैरियर, जो कि होता ही नहीं है एक्चुअली। सो देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एंड ये बताने का मकसद आपको ये है कि एक दफा CSF में कोई चीज आ गई तो वो CNS तक चली जाती है, ठीक है। सो ऑल्दो वाइटल डाई इज गिवन इंट्रावेनस इंजेक्शन डू नॉट गेन एक्सेस टू द ब्रेन, बट इफ यू पुट द डाई इनटू द सबैरेक्नॉइड स्पेस, यानी अगर आप उसको एक दफा CSF में डाल दें तो वो ब्रेन तक चली जाती है। Thus a comparable physiological barrier between the CSF and the CNS does not exist. हालांकि बीच में कुछ कवरिंग्स होती हैं सच एज पायामीटर है और कुछ अपेंडेबल सरफेस है सेल्स की, लेकिन वो एज सच बैरियर नहीं है, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल बेसिकली अबाउट दिस चैप्टर एंड दैट्स ऑल, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई नो यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस बिकॉज इसमें CSF कैसे बन रहा है, कैसे सर्कुलेट कर रहा है, वेंट्रिकल्स क्या हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ न्यूरोएनाटमी। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, शेयर इट विद योर कॉलीग्स, सब्सक्राइब द चैनल। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा।